डियर स्टूडेंट्स, ऑन मेड को ज्ञानेंद्र स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर स्टार्ट किया था और आज उसका हम लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था सेंट्रल डोगमा, जो कि डीएनए से डीएनए बनाया, फिर प्रोटीन बना, फिर आरएनए बनाया, उसके बाद प्रोटीन बनाई। ठीक है, डीएनए से आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन फॉर प्रोटीन। ठीक है, तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं और हम लोगों ने किस तरीके से जीन एक्सप्रेशन होता है उसकी स्टार्टिंग की थी, और जीन एक्सप्रेशन में हम अब लैक ओपेरॉन मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैक ओपेरॉन मॉडल। तो लैक ओपेरॉन जो है ये सबसे पहले दिया था जैकब ने और मोनायड ने। तो ये ध्यान रखना है कि किसने दिया था, तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आता है। ठीक है, तो होता क्या है, एक्चुअली कुछ स्ट्रक्चरल पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स होते हैं। ठीक है, ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, ये प्रमोटर और रेगुलेटर जीन पर होते हैं। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं कॉमन बैक्टीरियाज में, तो इसको एक नाम दे दिया गया ओपेरॉन। ठीक, बस ये है, क्लियर। तो लैक ओपेरॉन क्यों कहा गया, क्योंकि जो ये इसकी स्टडी हुई होगी ये कुछ इसी तरीके से हुई होगी। ठीक, इसी तरीके से क्या है, लैक का मतलब होता है लैक्टोज से रिलेटेड। ठीक है, और इसी तरीके से टीआरपी जैसे इसमें लिखा गया है, ये टीआरपी ओपेरॉन है ना, इसी तरीके से टीआरपी का मतलब ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ठीक है, वेलिन ओपेरॉन, हिस्टिडीन ओपेरॉन। तो हर प्रोटीन को कोड करने के लिए एक जीन होता है बॉडी में, सेल के अंदर। ठीक, तो उसको कोड करने के लिए उसके नेम का जो है लेटर ले लेते हैं, 3 लेटर शुरू के। ठीक, जो उसका एब्रीविएटेड फॉर्म होता है, तो उसी से हम नाम रख देते हैं ओपेरॉन सिस्टम। ठीक, तो ये जैकब मोनार्ड साहब ने बताया था। चलते हैं फटाक से आगे। रेगुलेटरी जीन जो होता है केवल एक होता है लैक ओपेरॉन में। ठीक, और जो आई जीन आपको मिलेगा यहाँ पे इंड्यूसर नहीं है, ये ध्यान रखना है। एग्जाम में हमेशा आई जीन को लोग इंड्यूसर टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। ठीक, तो टिक क्या करना है यहाँ पे, इनहिबिटरी, दिस इज द इनहिबिटरी जीन। ठीक है, कुछ इनहिबिट कर रहा होगा, और एक हम अलग से आपको जो है वीडियो बना के आपको हम पढ़ा देंगे। तो उसमें हालांकि हम लैक ओपेरॉन पे एक वीडियो हम लिंक कर देंगे, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, और उसमें हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझाएंगे आपको। इसके अलावा जिया, यहाँ पे क्या है, ये देखो ये जीन है, ये वाला यहाँ पे जेड वाई जेड जेड वाई ए, जिसको हम जिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक जेड वाई जीन मिलेगा। ठीक है, ये वाला। ठीक, तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन है जिनका नाम है जेड वाई ए, जिया। और आई जीन कोड फॉर रिप्रेसर। आई जीन जो है वो किसको कोड कर रहा है, रिप्रेसर को, किसके, लैक ओपेरॉन के। जेड जीन जो है वो कोड करता है, ये याद रखना है, आपके एग्जाम में आता है। जो जेड जीन है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, बीटा गैल को कोड करता है। ठीक है, एंड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेकेराइड, क्योंकि लैक्टोलोज क्या एक तरीके की डाइसेकेराइड है। हम्म, तो उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है, जो कि उसको हाइड्रोलाइज करता है। ठीक, इसके बाद जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज, वाई जीन कोड्स फॉर परमिएज, और वाई जीन जो है वो किसको, परमिएज एंजाइम जो है उसको कोड करता है, विच इंक्रीजेस परमिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। ठीक, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइड्स जो हैं जब बॉडी सेल के अंदर जाएंगे तो वो जो है अपना काम करेंगे, और इसको काम कराने के लिए हमारे पास कौन सा एंजाइम है, परमिएज है, ताकि वो सेल के अंदर पहुंच सके। और ए फॉर एसिटाइलेज होता है, तो ए जीन जो है यहाँ पे वो क्या है, एसिटाइलेज को कोड कर रहा है, ये देखो, क्लियर। और ये कंप्लीट मेटाबॉलिज्म जो है वो लैक्टोज की यहाँ पर शो होती है, क्लियर। तो ये हो गया हम लोगों का। तो ये पूरा एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसे हम लैक ओपेरॉन मॉडल कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म है बैक्टीरिया के अंदर वो समझ में आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, है ना, वो क्या है, जेड वाई ए है। ठीक, तो यहाँ से क्या है, प्रमोटर आ गया। ठीक है, इनहिबिटरी जीन आ गया, फिर प्रमोटर लग जाता है, और उसके बाद ये देखो यहाँ पे ओ है, ओ का मतलब यहाँ पे ऑपरेटर हो गया। ठीक है, और जेड का मतलब ये जेड जीन, वाई जीन एसिटाइलेज के लिए, जेड किसके लिए था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, है ना, ए किसके लिए था, एसिटाइलेज के लिए था, है ना, वाई किसके लिए था, परमिएज के लिए था, क्लियर। तो ये सारी बातें हो गई।
तो होता क्या है, रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए जो है, ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है इसको ले जाकर के ऑपरेटर पे बाइंड कर देता है, जिससे रिप्रेसर हेल्प्स टू ऑपरेट रीजन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज टू फॉर्म ट्रांसक्रिप्शन। अगर ट्रांसक्रिप्शन रुक गया तो आगे प्रोटीन भी नहीं बनेगी। ठीक, तो होता क्या है कि हमें प्रोटीन नहीं बनने देना है, क्योंकि अगर प्रोटीन यहाँ पे बन रही है तो वो जो बैक्टीरिया है उसको नुकसान पहुंचाएगी, तो उसको हमें नहीं बनने देना है। ठीक, तो होता है कि हम रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए है, इससे जाकर के देखो इंड्यूसर बाइंड कर जाता है। ठीक, तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है इनएक्टिव हो गई, ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगी। तो हुआ क्या कि लैक मैसेंजर आरएनए जो है, लैक ओपेरॉन का जो मैसेंजर आरएनए है वो यहाँ पे अब बाइंड करेगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज है ना, और ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पूरी है। इसकी वजह से अब फाइनली अब लैक ओपेरॉन के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन बननी है वो बनती है। तो ये पूरी कहानी हमने एक वीडियो अलग से बना रखा है, तो वो हम आपको सेंड कर देंगे, और उसमें हमने पेन से लिख लिख के एक बात आपको समझाई है कि ठीक है। फिलहाल हमारे पास टाइम कम है, तो हम इतना ही बता सकते हैं जितने से आपका काम एग्जाम में चल जाए, क्योंकि हमारे पास नहीं, आप लोगों के पास भी कम टाइम है ना, क्योंकि एग्जाम है आपका। ओके, नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ लाइक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर। अगर रिप्रेसर की बात करते हैं तो निगेटिव रेगुलेशन होता है। ठीक, और निगेटिव रेगुलेशन जो है यहाँ पे वो हेल्पफुल है। क्लियर, तो ये पूरी कहानी हो गई लैक ओपेरॉन मॉडल की, और कैसा लेक्चर लगा आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ लेते हैं फटाक से। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 1990 में ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसे HGP शॉर्ट में कहते हैं, एग्जाम में कभी कभी फुल फॉर्म लिखने को भी आ जाता है। अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करते हैं तो 3 × 10 की पावर 9 बेस पेयर होते हैं हमारे जीनोम में। जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड कंटेंट n, क्योंकि हमारे अंदर जो 6.6 × 10 की पावर 9 बेस पेयर्स होते हैं, लेकिन हैप्लॉइड की बात आ गई, मतलब जीनोम की बात आ गई, तो वो कितने हो गए, आधे हो गए। क्लियर, तो आधे जीनोम या बेस पेयर्स की बात यहाँ पर हो रही है। क्लियर, तो होता क्या है कि जैसे जीनोम प्रोजेक्ट क्यों बनाने की जरूरत पड़ी है ना, चलो वो आगे बताएंगे, पहले ये जान लो। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, अब एनसीईआरटी बहुत कुछ कहती है लेकिन हमें काम की बातें ही ध्यान रखनी है। तो HGP वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद, ये वाली लाइन पढ़नी है बस, विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन बायोलॉजी कॉल्ड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अब देखो होता क्या है कि इतने सारे बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ बेस पेयर्स हैं, बिलियंस ऑफ बेस पेयर्स हैं, और हर बेस पेयर की एक स्टडी के लिए $3 के रुपए की जरूरत पड़ती है। $3 मतलब आज के टाइम 100 रुपए होने वाले हैं, तो 300 रुपए एक बेस पेयर के लिए। ठीक, और सोचो इतने बिलियंस ऑफ बेस पेयर्स हैं, तो इनको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, वो कितना डेटा लगेगा, कितने कंप्यूटर लगेंगे, वो कितना ज़्यादा जो है उसको कलेक्ट करने के लिए कॉपी किताबें लगेंगी। तो होता क्या है कि अगर हम जो है बड़े कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, जो मैक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं, तो उसमें हम सारी DNA की इंफॉर्मेशन रख लेते हैं। ठीक है, तो उस ऐसी स्टडीज़ को आजकल जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं या साइंस सेंटर जो होते हैं, वहाँ पर सारा डेटा कलेक्शन की एक स्टडी होती है, दैट इज कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज द वेरी इमर्जिंग ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी साइंस। ओके, गोल ऑफ HGP, क्यों जरूरत पड़ी, क्या क्या लक्ष्य हैं इसके, आइडेंटिफाई द अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन DNA। हमने एक बात बताई थी कि DNA जो है हमारा लगभग 2.5 मीटर 2.5 मीटर लंबा, 2.5 मीटर लंबा DNA होता है। ठीक, अब उसमें जो है करीब 30,000 जीन लगे होते हैं, यहाँ पे इन्होंने 25,000 जीन बोले हैं। तो इतने सारे जीन्स की स्टडी करनी है, तो हमें जरूरत है भाई। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स एंड मेकअप ह्यूमन DNA। ठीक है, तो 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, और उनको स्टडी करने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि अगर एक बेस पेयर भी जो है बच्चे में गड़बड़ हुआ तो वो सीधा सा रिफ्लेक्ट आएगा कि वो जो बच्चा होगा वो कुछ ना कुछ बीमारी के साथ पैदा होगा। ठीक, तो हमें उसको भी रोकना है, साथ ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो डेटाबेस हम कलेक्ट कर लेंगे ह्यूमन का। इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस हम कर लेंगे। अगर कोई बीमारी 1,000 साल बाद आ रही है, हमारे पास डेटा कंप्यूटर में पहले मौजूद है। ठीक, तो आने वाले भविष्य में हम उसको पहले से ही ट्रेस करके उस बीमारी को नहीं होने देंगे सोसाइटी में। ठीक, नेक्स्ट है ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं, फार्मा इंडस्ट्री हैं या क्लिनिकल इंडस्ट्रीज हैं या अदर कोई भी इंडस्ट्री है जो गवर्नमेंट के हेल्पफुल में है, तो उसमें हम अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। साथ ही इथिकल लीगल सोशल इशू, ये फुल फॉर्म याद कर लेना, इथिकल लीगल सोशल इश्यूज, दैट इज कॉल्ड LC करके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देन व्हाट इज द LC। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म लिखने के लिए आता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है 13 साल का प्रोजेक्ट था, शुरुआती दौर में था, है ना, 1990 में, और 2003 में इसे कंप्लीट किया गया था। इसमें इसको किसने स्टार्ट किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना।
डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इसने ये स्टार्ट किया था ये काम करना, ठीक है। और अर्ली ईयर ऑफ HGP एंड वेलकम ट्रस्ट, एक वेलकम ट्रस्ट है यूनाइटेड किंगडम में, यूरोप में, ठीक है, उसने मिलकर के ये स्टार्ट किया था। और इसके अलावा पार्टनर कौन कौन थे? जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, अदर, और बाद में हम लोग भी कुछ सालों बाद इंडिया वाले भी इसमें पार्टिसिपेट किए, ठीक है। तो इतने सारे कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। कब शुरू हुआ था, कब बंद हुआ था, कितने साल का था, क्या इसके फायदे थे, ये सारे आपको याद करने हैं। LC का मतलब क्या है? एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज, ठीक है। तो एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज क्या है, ठीक है। तो कई बार पैटर्निटी डिस्प्यूट हो जाता है, या कोई जेनेटिक बीमारी है, या कोई क्रिमिनल है, तो उसको हमें पकड़ने के लिए हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का सहारा लेते हैं, जिसमें एक बड़ी बढ़िया चीज़ होती है DNA फिंगरप्रिंटिंग, है ना। उसकी मेथड से, उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, पता कर लेते हैं। अगर हमें कोई एक बाल भी मिल जाए, है ना, या कोई बॉडी फ्लूइड मिल जाए, ब्लड मिल जाए, सीमेंट का कोई भी पार्ट मिल जाए, है ना, या स्लाइवा मिल जाए किसी का भी, ठीक, तो उससे भी हम जो है DNA एनालिसिस कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे दो हम जीन यूज करते हैं, बैक एंड याक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और ये सब यूज़ करने के बाद हम जो है सारे जो जीन है हमारी बॉडी में उनकी स्टडी कर लेते हैं, और उसकी मदद से हम पता लगा लेते हैं कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो है हो सकता है क्रिमिनल रहा हो, है ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारा ये बच्चा ही नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई तुम DNA टेस्ट करा लो, तो DNA टेस्ट से तुरंत पता लग जाता है कि ये बच्चा किसका है, ठीक है। तो इससे जो है बहुत बेहतरीन जो है ये टेक्नोलॉजी है, जिससे हम जो है तमाम सारे इश्यूज़ को डील कर पाते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग की जो शुरुआत हुई थी, एलेक जेफरी ने की थी, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, 99.9% DNA की सीक्वेंसिंग करते हैं, और 1% जो डिफरेंस आता है उसी से हम पता लगा लेते हैं कि ये कौन किसका व्यक्ति हो सकता है, या किसने कौन सा क्रिमिनल यहाँ पे कोई क्राइम किया है ना। जैसे किसी को किसी ने मारना चाहा, तो उसको भी चोट लगी होगी, तो उसका भी ब्लड सैंपल वहाँ पे गिरा होगा, ठीक है। तो उससे हम पता लगा लेते हैं उसका जेनेटिक मेकअप देख करके, और उसके DNA फिंगरप्रिंटिंग करा के पता लगाते हैं कि हाँ ये भाई सस्पेक्ट में है, तो ये हो सकता है ये यहाँ पे रहा हो, ठीक। रिपीटेटिव DNA की सीक्वेंसिंग हम नहीं करते हैं, जो DNA डिफरेंट होता है हम केवल उसी की सीक्वेंसिंग करते हैं, कि भाई इतना टाइम कहाँ है, इतना पैसा कहाँ है कि बार बार करें। जो डिफरेंट है उनको चेक कर लो और तुरंत बता दो कि भाई ये समस्या हो सकती है ना, ये रहा होगा। सैटेलाइट DNA, जो छोटे छोटे अदर DNA होते हैं उन्हें सेट DNA कहा जाता है, दैट इज सैटेलाइट DNA। पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, जहाँ पे रिपीटिशन आता है वहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और ये चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब कभी कभी होता है हेरिटेबल, इनहेरिटेबल म्यूटेशन और पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से DNA सीक्वेंसिंग में चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे एक भी है BNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। तो BNTR आपको याद करना है, पॉलीमॉर्फिज्म इज रिलेटेड टू BNTR। तो एग्जाम में आता है BNTR का फुल फॉर्म बताओ, नीट में भी आया था, हर साल लगभग आता है इसमें से एक ना एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको याद करना है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। कैसे करते हैं? सबसे पहले हम DNA को आइसोलेट करते हैं, ठीक है, लैब में। उसके बाद DNA को डाइजेस्ट कर देते हैं एंडोन्यूक्लियस की मदद से, फिर सेपरेशन कर देते हैं, DNA फ्रेगमेंट को इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग अलग कर देते हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में किया था, ट्रांसफरिंग कर देते हैं, ब्लॉटिंग कर देते हैं, तो सिंथेटिक सच एज नाइट्रोजन, नाइट्रोसेल्लोज या फिर नाइलॉन की मदद से, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं, BNTR प्रोब लगा देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, स्कीमेटिक DNA फिंगर प्रिंटिंग आ जाती है, ठीक। तो ये टोटल यहाँ पे 6 स्टेप हैं, इनको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी NCERT में लिखे होंगे। और उससे जो है हमें सस्पेक्ट जो है वो क्लियर हो जाता है, कि हम लोग नियर अबाउट पहुंच जाते हैं कि हाँ भाई इसी ने क्राइम किया होगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के तमाम सारे सैलिएंट फीचर्स हैं, इनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। दुनिया भर की बातें लिखी हैं, लेकिन आप इतना याद कर लो सिनिप्स क्या है, ठीक। सिनिप्स, व्हाट इज द सिनिप्स, क्योंकि इतना ही टाइम है हमारे पास, तो हम इतना ही बता सकते हैं आपको। सिनिप्स का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इतने सारे जो क्वेश्चन हमने 5-6 आज आपको बताए, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड, लाइकोपेरॉन से रिलेटेड, और DNA फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है, BSc नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। उस चैप्टर के जितने भी लेक्चर हमने आपको अपलोड करके दिए हैं उन सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और आपका इस चैप्टर से सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू, ओके, टाटा बाय बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।